ओके, हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जो पर्टिकुलर पॉइंट है इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एंड द रीजन बीइंग, क्योंकि पावर ऑफ द लेंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वेरी कॉमन है। एंड बहुत सी बार इसके ऊपर लेट से आप एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो लेट अस सी पावर ऑफ द लेंस होता क्या है, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो आपको ये पता है, देखो सबसे पहली चीज, पावर मिरर का नहीं होता है, सिर्फ लेंस का होता है। पावर किसका होता है? ओनली फॉर लेंसेज, सिर्फ लेंस का होता है, मिरर नहीं रहता। ठीक है, पावर सिर्फ लेंसेज के लिए होता है, मिरर्स के लिए होता नहीं है। तो ये टर्म सिर्फ किसके लिए है? लेंसेज के लिए। चलिए, तो देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। तो अपने पास दो लेंसेज है, आपके पास कॉन्वेक्स एक है और एक कॉनकेव लेंस है। ठीक है, दो लेंस है आपके पास। अब इसमें से कॉन्वर्जिंग कौन है? कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस इज कॉन्वेक्स, ये कॉन्वर्जिंग है, राइट, ये कॉन्वर्जिंग। और आपका ये कौन है फिर? कॉनकेव। कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस है। तो क्या मतलब है? तो देखो, कॉन्वर्जिंग जो लेंस है ना, हर एक टाइप का लेंस कॉन्वर्ज करता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हर एक कॉन्वेक्स लेंस वुड बी कॉन्वर्जिंग। लेकिन देयर इज वन इशू। प्रॉब्लम कैसा है, कुछ लेंस ज्यादा कॉन्वर्ज कर पाएंगे, कुछ लेंस कम कॉन्वर्ज कर पाता है। मतलब सम लेंस कुछ इतनी ज्यादा पावर होती है कि दे कैन कॉन्सेंट्रेट मोर, दे कैन कॉन्वर्ज मोर। एंड देर आर सर्टन कॉन्केव लेंसेज की जो ज्यादा डाइवर्ज कर सकते हैं, कुछ ज्यादा करेंगे डाइवर्ज, कुछ कम डाइवर्ज करेंगे, कुछ ज्यादा कॉन्वर्ज करेंगे, कुछ कम कॉन्वर्ज करेंगे। अब ये जो ज्यादा या फिर कम कॉन्वर्ज डाइवर्ज की जो कैपेसिटी है, उसी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, सॉरी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हाई पावर का क्या मतलब होता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हाई पावर का मतलब क्या होता है? मतलब किसी लेंस को तुमको बोला गया कि बहुत हाई पावर है, व्हाट डज इट रियली मीन? इट मीन्स दैट उसका कॉन्वर्जिंग कैसा है? हाई कॉन्वर्जेंस, हाई कॉन्वर्जन, हाई कॉन्वर्जन। और किसी कॉन्वेक्स लेंस का लो पावर है, इसका क्या मतलब है? लो पावर का लेंस अगर है आपका, तो इट डेफिनेटली मीन्स व्हाट? इट हैज लो कॉन्वर्जिंग। सेम गोज फॉर कॉनकेव लेंस ऑल्सो। अगर कॉनकेव लेंस के अंदर आप बोल रहे हैं कि हाई पावर है, तो हाई पावर का मतलब क्या होता है? हाई डाइवर्जिंग, हाई डाइवर्जिंग। और अगर कम इसका है तो लो पावर का कॉनकेव लेंस, लो पावर का कॉनकेव लेंस अगर है, देन इट इज कॉल्ड एज लो डाइवर्जिंग। तो इस तरह का लॉजिक है। मतलब हाई पावर मतलब एक तो हाई कॉन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस होगा, एंड लो पावर का मतलब होगा एक तो लो कॉन्वर्जिंग या फिर लो डाइवर्जिंग। इसका मतलब यही होता है। अब फोक पावर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? विच लेटर इज यूज्ड टू डिनोट पावर? वी यूज द लेटर पी। पी का इस्तेमाल करते हैं। और पी का फॉर्मूला क्या है? पी इज इक्वल टू 1/f। पी का फॉर्मूला क्या है? 1/f है।
ओके, लेकिन व्हाट इज एफ? पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। एफ का क्या मतलब है? फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं। सो ये एक्चुअली फॉर्मूला है उसका, पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ किस में गिनते हैं हम लोग? लेट्स से सेंटीमीटर्स लेंथ में रहता है ना वो। ओके ठीक है, तो यहां पर आपको कंपलसरी यूनिट कौन सा लेना है फोकल लेंथ का? मीटर लेना है। ये ध्यान में रखना है आपको। ये फॉर्मूले के अंदर आप सेंटीमीटर किलोमीटर ऐसा नहीं चलेगा। फोकल लेंथ किस में लेनी पड़ेगी आपको? मीटर में ही लेनी पड़ेगी। फोकल लेंथ का इट्स वेरी मच कंपलसरी दैट इट इज मीटर ओनली। तो पावर का यूनिट क्या होगा फिर? पावर वुड बी इक्वल्स टू 1/मीटर, मतलब मीटर रेज टू -1। मीटर रेज टू -1 इज दी यूनिट ऑफ पावर, राइट? लेकिन उसको हमने एक स्पेशल नाम दिया है। क्या स्पेशल नाम दिया है? इसको हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं? डायोप्टर, डायोप्टर। ओके, उसको कौन से लेटर से बताते हैं? डी से। मतलब जैसे तुम्हारा रहता ना 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, वैसा ये पकड़ लो। 2 डायोप्टर्स, 3 डायोप्टर्स, 2.5 डायोप्टर्स, -2.5 डायोप्टर्स, ऐसा। तो डायोप्टर का मतलब क्या होता है? पावर का यूनिट है, एंड दैट मीन्स m⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ तो एक काम कर लो, इस चीज को अंडरलाइन कर लो तुम्हारे बुक में। द डिग्री ऑफ कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। तो पावर क्या बताता है? डिग्री ऑफ कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, मतलब ज्यादा कॉन्वर्जेंस है कि कम है, कि डाइवर्जेंस ज्यादा है कि कम है, दैट यू गेट आइडिया फ्रॉम पावर। फॉर्मूला फॉर द पावर इज दिस। और यहाँ पर कंपलसरी कंडीशन क्या है? कि आपका फोकल लेंथ किस में होना चाहिए? इट शुड बी इन मीटर्स, मीटर्स में होना चाहिए। सो दैट इज द कंपलसरी थिंग। ठीक है, इसको अंडरलाइन करो, एफ इज हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स। एंड पावर का यूनिट क्या है? डायोप्टर। 1 डायोप्टर मतलब कितना रहता है? 1/1 मीटर रेज टू -1। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मीटर रेज टू -1 पावर का फॉर्मूला जाता है फोकल लेंथ की वजह से। तो उसी को हम लोग क्या लिखते हैं? डायोप्टर लिखते हैं। तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 m⁻⁻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 ⁻
वो तो डिपेंड करेगा फोकल लेंथ पे, वो तो फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है ना फॉर्मूले के हिसाब से, P इज इक्वल टू 1/f। अब f किसका निगेटिव होता है तुम्हारे हिसाब से? f कौन से लेंस का निगेटिव होता है? केव, गुफा का। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, तो उसका पावर भी कैसे होगा? निगेटिव होगा। कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कैसा है? निगेटिव है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट उसका जो ये होगा, क्या बोलते हैं, पावर, वो भी क्या होगा? निगेटिव होगा। सो कॉनकेव लेंस हैज निगेटिव, लेट्स से निगेटिव फोकल लेंथ, तो निगेटिव फोकल लेंथ है, और उसका पावर भी कैसा रहेगा फिर? नेगेटिव पावर। व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स का क्या नाटक है? कॉन्वेक्स में आपका फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, पॉजिटिव फोकल लेंथ, तो उसका पावर भी कैसे आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको कि पावर किसका पॉजिटिव आता है? कॉन्वेक्स का। निगेटिव किसका आता है? कॉनकेव का। तो एक एक काम, एक एक चीज समझ के लेते हैं। आपको ना, सपोज लेट से आपने सुना होगा बहुत सारे जनों से जिनके पास चश्मा है वगैरह, तो वो एक दूसरे से क्या पूछते रहते हैं? कितने नंबर का चश्मा है, राइट? मतलब जनरली हम लोग जो दोस्त बात करते हैं या फिर वी आर टॉकिंग विद समबडी, किसी का सुन रहे हैं, तो चश्मा है अगर बोलते तो क्या बोलते हैं? कितने नंबर का, राइट? एंड सब लोग क्या बोलते हैं कि एक तो पॉजिटिव नंबर बताते, कितने तो निगेटिव बताते, राइट? वो ऐसा बोलते हैं कि माइनस का नंबर है, -0.5, या फिर -1 का नंबर है, या फिर +1 का नंबर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? वो पावर के बारे में बात करते रहते हैं। अगर कोई ऐसा बोलता है ना आपको कि मेरा -0.5 का चश्मा है, व्हाट डू दे मीन? कि उनका पावर कितना है उनके लेंस का, चश्मे के अंदर का? -0.5 डायोप्टर्स, उनका ये मतलब रहता है। और वो कौन सा लेंस इस्तेमाल कर रहे होंगे अगर माइनस में है तो? कॉनकेव, कॉनकेव का लेंस इस्तेमाल कर रहे होंगे। गुफा, निगेटिव। एंड अगर कोई ऐसा बोलता है कि मेरा 2 डायोप्टर्स का है, तो मेरा चश्मा मतलब 2 नंबर का है, +2 नंबर का, तो उसका क्या मतलब है? +2D पावर है। और कौन सा लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस। ये आपको ध्यान में रखना है कि निगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। तो इसको अंडरलाइन कर लो प्लीज। प्लस मतलब कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। देखो यहां पर लिखा हुआ कॉन्वेक्स। एंड अगर किसी का सपोज लेट अस से -2.5D है, तो दैट मीन्स इट इज विच लेंस? कॉनकेव लेंस। इसको अंडरलाइन कर लो प्लीज। अंडरलाइन, अंडरलाइन, जल्दी जल्दी। और इसको एक पावर का एक सिंपल डेफिनेशन, पावर का डेफिनेशन एक तो तुम ऐसा लिखो
the degree of convergence or divergence, or you can write down this definition: the power of the lens is defined as the reciprocal of the focal length. Reciprocal है ना 1/f बोले तो. So you can use either this definition or this definition. मार्क दोनों को मिलेंगे, don't worry. Okay, so that is the part. चलिए, so let us talk about one of the new points, and that is ये लास्ट वाला more to know. इसमें कैसा है ना, पर्टिकुलरली दिस वाला पार्ट, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, मतलब ये मोर टू नो में है, दिस इज जस्ट जनरल नॉलेज. आपको सपोज लेट से जस्ट मैं बेसिक आइडिया दे दूंगा, बट इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है. दिस इज जस्ट जनरल नॉलेज. वो मोर टू नो का पार्ट है. मोर टू नो वाले जीके वाले रहते हैं, उसमें से कुछ आता नहीं है जनरली एग्जाम में. सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, मतलब जो आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोले तो कौन से, जैसे कि टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, दीज आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप. तो इसके अंदर कैसा रहता है, मोर देन वन लेंस होता है. अपने चश्मे के अंदर कैसा रहता है, सिर्फ एक ही लेंस होता है, राइट. लेकिन इसमें वैसा नहीं रहता है, इसमें मल्टीपल लेंसेस हो सकते हैं. सो दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस. तो क्यों ऐसा ज्यादा लेंसेस हम लोग यूज करते हैं, फॉर मोर मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस. The net power of the lens placed in contact is given by the algebraic sum of the individual powers, that is P is equal to P1 P2 plus P3. तो जैसे कि मान लो आपके पास एक कोई डिवाइस है, कोई टेलीस्कोप है या ऐसा, ठीक है, ये ऐसा टेलीस्कोप है, और इसके अंदर आपने 3 लेंस बिठाए, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये आपने 3 लेंस बिठाए, और सबका एक एक पावर आपके पास है, ठीक है. मतलब इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है, और इसका पावर P3 है. तो जो कंबाइंड इफेक्ट है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल 3, टोटल पावर, सो टोटल पावर इज गिवन बाय व्हाट, total power is given by addition of all the 3. That means P1 P2 P3. सो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि एडिशन रहता है, कोई भी अगर आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, मल्टीपल आपके पास लेंसेस है, आपको खाली सभी पावर्स को ऐड करना है, दैट्स इट. इतना सिंपल है, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट इज अचीव्ड. सो अभी एक नीचे वाला पार्ट हम सपोज लेट से वही है, उसी के बारे में. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस मच, दैट जस्ट अबाउट माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप, सेम पार्ट. आपको खाली ये फॉर्मूले को, इफ यू वांट टू रिमेंबर, यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बट अगेन टेलिंग यू, दिस इज फ्रॉम जीके, नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड. ये जनरल नॉलेज है, ये आपको एग्जाम में नहीं आता. चलिए, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में होता क्या है, देखो देयर आर 2 टर्म्स. एक में कैसा रहता है, वन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के अंदर मीडियम चेंज नहीं होता है. जैसे कि मान लो ये आपका सपोज कोई कोई पर्टिकुलर सरफेस है, और वो लाइट इधर से आई और इधर गई. सपोज एक रे ऑफ लाइट आई, वो आई और गई उसी मीडियम में, मतलब आई भी थी एयर से, गई भी एयर में. इफ द मीडियम इज सेम, मीडियम मतलब क्या, जिसमें से वो ट्रैवल कर रही है लाइट, अगर एयर एयर तो सेम है, सो दैट मीन्स दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन. सो रिफ्लेक्शन इज व्हाट, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम. लेकिन अगर मीडियम चेंज होता है तो, जैसे कि मान लो इधर के साइड पे, राइट साइड पे पानी है, राइट साइड पे क्या है, पानी है, और इधर क्या है, एयर है. अगर वहां पर एयर है, तो ये अगर यहाँ पर लाइट रे आने के बाद अगर वो उस मीडियम को चेंज करती है, अगर वाटर के अंदर घुसती है, तो इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं. क्यों, क्योंकि उसका मीडियम चेंज हो गया, एयर टू वाटर में चला गया, तो मीडियम हैज चेंज, तो रिफ्रैक्शन. इफ मीडियम हैज चेंज, तो ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन होता ही होता है, ठीक है. ये चीज आपको ध्यान में रखना है. सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. सो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. अब प्रॉब्लम कैसा है, देखो आपका जो ये मीडियम है, मान लो ये ग्लास है आपका, ठीक है, दिस इज ग्लास और दिस इज एयर. तो लाइट रे जो ऊपर से आ रही है, उसमें एक इशू रहता है, ये है ना, ये ऐसी हो जाती है. मेन क्वेश्चन, वो सीधा पाथ पे क्यों नहीं जाती, मतलब जो उसका ओरिजिनल पाथ था, वो ओरिजिनल पाथ से क्यों नहीं जाती, ये क्या हो गया यहाँ पे. तो इसको हमने वर्ड क्या दिया हुआ है, हम लोग उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग. यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट हो चुकी है, बेंडिंग ऑफ लाइट हो चुकी है. एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों ने इस फेनोमेनन को नाम क्या दिया है, रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन इज व्हाट, बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, या फिर व्हेन द लाइट चेंजेस द मीडियम, ठीक है. सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट.
Bending of light is refraction. Bending of light is refraction when it changes one medium to another, या फिर when it travels from one medium to another. अब main question, वो bending करता क्यों है? Like why even this bending happens? क्यों होता है bending ऐसा? तो प्रॉब्लम कैसा है ना, दिस बेंडिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ ओनली वन प्राइमरी रीजन एंड दैट इज द पार्टिकल्स इनसाइड इट. पार्टिकल्स उसमें कैसा रहता है, जैसे कि मान लो यहां पर कुछ पार्टिकल्स हैं ऐसे बड़े बड़े, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं. तो कैसा है, जैसे जैसे लाइट अंदर ट्रैवल करता है ग्लास के अंदर, तो उसके अंदर की जो एनर्जी है ना वो कम कम होते जाती है. व्हाट हैपेंस इज व्हेन योर मीडियम चेंजेस, वो ऐसा बेंड क्यों होता है, मेन मेन क्वेश्चन वो है. बेंड क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाती है. और स्पीड क्यों कम हो जाती है? क्योंकि अंदर पार्टिकल्स है ना बहुत सारे. ओके, तो व्हाट दे डू इज दे एब्जॉर्ब द एनर्जी. वो इस एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एंड हेंस बिकॉज ऑफ दैट वो बेंड हो जाती है. वाइट बेंड्स इज बिकॉज उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट बेंड्स. तो मेन रीजन क्या लिखेंगे बेंडिंग का? द स्पीड चेंजेस. द स्पीड चेंजेस. तो सबसे ज्यादा किसमें होगी, जो स्पीड सबसे ज्यादा रहती है, तो वो सबसे ज्यादा स्पीड होती है वैक्यूम में. सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होती है? वैक्यूम में. नाउ व्हाट इज वैक्यूम? वैक्यूम मतलब जो स्पेस का है वो बोल रहे हैं. लेकिन हमारा एयर का फिर कैसे कंपैरिजन है? देखो, वैक्यूम और एयर का स्पीड ऑलमोस्ट तुम सेम पकड़ सकते हो. हालांकि वैक्यूम का स्पीड एयर के स्पीड से ज्यादा है थोड़ा सा. लाइट की जो वैक्यूम की स्पीड है ना थोड़ी सी ज्यादा है एयर से, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं. इसलिए हमको क्या पकड़ना है कि लाइट की स्पीड कैसी है. लाइट की स्पीड इन वैक्यूम इज इक्वल टू लाइट की स्पीड इन एयर. ये आपको ध्यान में रखना है कि वैक्यूम और एयर की स्पीड को आपको सेम ही पकड़ना है, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट सेम. तो अप्रोक्सीमेटली आप इक्वल टू पकड़ सकते हैं, एंड आपको वो उतना ही पकड़ना है. मतलब वैक्यूम के लिए स्पीड कितनी लेनी है? 3 × 10⁸. ये स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट. और आपको एयर की भी कितनी लेनी है? उतनी लेनी है, 3 × 10⁸. तो ये चीज ध्यान में रखना है. जस्ट बिकॉज इट इज एयर डजंट मीन कि उसका आपका वैल्यू कम करना है, उतना ही ले लो, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट सेम. चलिए आगे देखते हैं विद दिस पॉइंट. ये जस्ट एक बेसिक चीजें हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू रीड दिस बिकॉज उसके अंदर सिर्फ क्वेश्चंस हैं. मतलब लाइक वो एक सिंपल आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं इसके अंदर, कि अगर ये टम्बलर है, टम्बलर मतलब क्या, सपोज एक ग्लास का आपका एक कंटेनर जिसमें पानी है, ठीक है, तो उसमें अगर आपने ये आपका पानी अगर है यहां से, अगर आप इसमें पेंसिल डालते हो तो पेंसिल कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है, राइट. ऐसा ऐसा यहां पर ऐसा टूटा हुआ लगता है वो. ओके, यहाँ पर ऐसा टूटा हुआ लगता है. एंड व्हाट हैपेंस, ऐसा पेंसिल क्यों दिखता है आपका? द रीजन इज रिफ्रैक्शन. लाइट वहां पे बेंड होती है इसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. तो आपको ये लोअर ग्रेड से पढ़ाया जा रहा है, दिस इज नॉट समथिंग न्यू फॉर यू. तो आपको खाली इतना ध्यान में रखना है, रिफ्रैक्शन इज व्हाट, बेंडिंग ऑफ द लाइट इन द डिफरेंट मीडियम. अब एक काम करते हैं, इसको अंडरलाइन कर लो डेफिनेशन को. इट अपीयर्स दैट द ट्रैवलिंग व्हेन ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ऑब्लिक मतलब क्या? ऑब्लिक का मतलब होता है एट अ सर्टेन एंगल. एट अ सर्टेन एंगल, एक सर्टेन एंगल पे अगर आप आपका लाइन सपोज इंसिडेंट है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द लाइट इन द सेकंड मीडियम चेंजेस. डायरेक्शन आपका चेंज हो जाता है प्रोपगेशन का लाइट के. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दे आर टॉकिंग अबाउट ये बेंडिंग. ये जो फैंसी स्टेटमेंट है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बेंडिंग हो रही है लाइट की आपकी, इन द सेकंड मीडियम बेंडिंग होती है, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. प्लीज अंडरलाइन कर लो. मतलब इन शॉर्ट हमने रिफ्रैक्शन में क्या देखा कि आपका बेंडिंग हो रहा है लाइट का, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है. मतलब ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल मीडियम से आपकी स्पीड चेंज हो रही है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट, टिल नाउ. अब एक बात करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है. प्लेस अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ द बकेट फिल्ड विथ वाटर. अच्छा ठीक है, तो एक बकेट बना लेते हैं अपनी. ठीक है, ये रही बकेट मेरी, ठीक है. नाउ वो क्या बोल रहे हैं, विथ योर आई टू अ साइड अबव वाटर ट्राई टू पिक अप द कॉइन इन वन गो. ठीक है, प्लेस अ कॉइन एट द बॉटम. आपको क्या करना है कि यहां पर मान लो पूरा पानी से भरा हुआ है और नीचे मैंने कॉइन रखा हुआ है यहां पर, एंड दिस इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर. पूरा पानी से भरा हुआ है ये, और यहां पर मैंने नीचे कॉइन डाला हुआ है. वो क्या बोल रहे हैं कि आपका जो आंखें हैं, ठीक है, विथ योर आई टू अ साइड अबव वाटर, एक साइड में रख के यहां पर बैठ के, यहाँ पे खड़े रह के या फिर यहाँ पर बैठ के, वॉट एवर,
आपको एक ही गो में इस कॉइन को उठाना है, ऊपर से देखते हुए, फील करके नहीं है। मतलब यू कैन नॉट जस्ट लेट से वहां पे हाथ डाल के ऐसा लेट से घुमा के आपको नहीं पकड़ना है उसको। उसको खाली एक गो में पकड़ना है और हाथ निकालना है, दैट्स इट। मतलब यू आर नॉट अलाउड टू मूव योर हैंड इनसाइड वाटर, बस आपको निकालना है, ऐसा करना है। तो मेन क्वेश्चन, क्या आपको ये जमेगा? मतलब लाइक विल इट बी पॉसिबल कि आपका कॉइन पहले ही गो में निकल रहा है? अगर आपको प्रैक्टिस है तो ऑब्वियसली, लेकिन सपोज लेट से नॉर्मल लोगों को ये कॉइन उठाने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी जो पोजीशन है वो गलत दिखाई जा रही है। पानी की जो पोजीशन है ना, पानी की वजह से कैसा हो रहा है ना, वहां के जो रेज आ रहे हैं वो बेंड होके आ रहे हैं। मतलब व्हाट इज हैपनिंग इज, तुम्हारी जो रेज है वो ऐसी आ रही है। मतलब आपको क्या लगता है, आपको ये दिखता ऐसा है, सपोज लेट से कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, बट एक्चुअली वो वहां से नहीं है। द रेज आर कमिंग फ्रॉम मच 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 लेट से साइड से। तो मतलब वो रेज ऐसी आ रही है, एक्चुअली बेंड होके आ रही है आपके पास। और आपको क्या लगता है कि वो पोजीशन वहां पे गलत है, इसलिए आपको क्या होगा, वो आप कॉइन को पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस अगर है आपकी तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। जैसे कि देखो, मेरे सपोज लेट से बचपन से वो जो अपने स्टॉल्स वगैरह लगते हैं ना, हाँ, तो आई यूज टू डू दिस। तो मुझे वो हमेशा कॉइन्स का मतलब लाइक इट वाज वेरी सिंपल फॉर मी। पिकिंग अप अ कॉइन फ्रॉम अ लेट्स से बकेट फुल ऑफ वाटर इज अ मोस्ट सिंपलेस्ट टास्क। ठीक है, बट मैं तो को बोल रहा हूँ नॉर्मल लोगों को नहीं जमता है वो, इट रिक्वायर सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस ओनली, देन यू कैन पिक अप द कॉइन। तो ऐसा हो सकता है। तो क्यों कॉइन नहीं पिकअप कर पाए? नो लिखो वहां पे, एंड ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ड्यू टू रिफ्रैक्शन हम लोग ये नहीं कर पाए। आंसर लिख दो वहां पे प्लीज जल्दी। नो एंड ड्यू टू रिफ्रैक्शन। चलिए अब एक नया एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 10.8। क्या कर रहे हैं इसके अंदर? एक लार्ज शैलो बाउल ले लो बोले, ऑन अ टेबल। तो वो ये लेने को नहीं बोल रहे। क्या अपना बकेट मत लो, वो क्या बोल रहे, टेबल पे बाउल लो। ओके ठीक है, तो ये रहा मेरा टेबल और इसके ऊपर रहा मेरा बाउल। ओके, तो ये रहा मेरा बाउल। ठीक है, ओके, क्या करने को बोल रहे? इसके अंदर एक कॉइन डाल दो। इसके अंदर क्या करो, एक कॉइन डाल दो। अच्छा ठीक है, यहां से ये मेरा रहा कॉइन, येलो कलर का कॉइन। नाउ मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बाउल। तो आपको क्या करना है, आप पहले यहां पर खड़े थे, मतलब लाइक दिस पोजीशन पे। अब वो क्या बोल रहे हैं, थोड़ा दूर जाओ, थोड़ा दूर जाओ। मान लो आप यहां पे चले गए, तो एक पॉइंट क्या होगा, आपको वो कॉइन दिखना बंद हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, यहां से शुरुआत करनी है पोजीशन ए से, और पीछे 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 जाना है। और आपको उस पॉइंट पे रुकना है जहां पर आपको कॉइन दिखना बंद हो जाएगा। मतलब आपका लाइन ऑफ साइट, आप उस कॉइन को नहीं देख पा रहे अभी। तो आपको क्या करना है, फिर आपके दोस्त को बोलना है वहीं पे खड़े रह के कि इसके अंदर पानी डालो। इसके अंदर क्या डालो? पानी डालो। पानी डाल दिए। अब क्या होगा, वो कॉइन आपको दिखने लगेगा। बिना पानी के आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन पानी डालते ही आपको वो कॉइन दिखना शुरू करेगा। और ऐसा क्यों होता है? अगेन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। वो पानी लाइट रे को रिफ्रैक्ट करता है, नीचे दबाता है, बिकॉज ऑफ दैट यू आर एबल टू सी दैट कॉइन। वो आपको कॉइन दिखना शुरू करेगा। तो यहां पर बताओ, डज द कॉइन बिकम विजिबल अगेन फ्रॉम योर पोजिशन? यस बोलो, यस। हाउ कुड दिस हैपन? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से आपको वो कॉइन फिर से दिखना शुरू कर दिया। यस, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। आपको अगर डायग्राम निकालना है तो यू कैन डू दैट, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट आंसर लिख दो। बेसिक एक्टिविटी है, आप घर पे भी कर सकते हैं आज अगर आपको करना है तो। देखो वैसे भी दिन भर क्या काम है तुमको, तो यू डू दिस एक्टिविटी। अगर आपको समय मिलता है, आपके भाई बहन है, मम्मी पापा है, कुछ कोई ना कोई तो घर पे होगा ना, तो आप थोड़ा पीछे पीछे जाओ और जो भी घर पे हैं उनको बोलो कि भाई उसमें पानी भर दो। हो गया, आपको कॉइन दिखना शुरू करेगा। राइट, सो दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। चलिए आगे बात करते हैं अभी। नाउ दिस वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, क्या है ये? ड्रॉ थिक स्ट्रेट लाइन इन अ इंक ओवर अ शीट ऑफ पेपर ऑफ व्हाइट पेपर प्लेस्ड ऑन अ टेबल। प्लेस अ ग्लास स्लैब। ओके, ये ग्लास स्लैब वाले हैं क्या? एक मिनट। Okay, place a glass slab over the line in such a way that one of the edges makes an angle with the line. Look at the portion of the line under the glass slab from the sides. What do you observe? Does the line under the slab appear to be bent at the edges? Next, place the slab in such a way that it's normal to the line. What do you observe? Does the line appear? Okay, ठीक है. Let me explain this. आपको क्या करना है? सबसे पहला
एक लाइन खींच दो पेपर के ऊपर, पेपर के ऊपर एक लाइन खींच दो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस यहां पर ना आपके ग्लास स्लैब को रख दो। तो आपको ग्लास स्लैब इस तरह से रखना है कि देयर वुड बी अ सर्टेन एंगल, 90 डिग्री छोड़ के बाकी कोई भी एंगल चलता है, आप इस तरह से आपके ग्लास स्लैब को इसके ऊपर रख दो। ये लाइन किसके ऊपर निकाले आपने, पेज के ऊपर। पेज के ऊपर आप ये ग्लास स्लैब इस तरह से रखो कि यहाँ का एंगल 90 डिग्री छोड़ के बाकी कोई भी एंगल चलता। ओके, तो इस तरह से रखना है। तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ की लाइन कैसी है, बेंड हुए वाली है। द लाइन कैसी है, बेंड हुए वाली है, आपको ऐसा दिखेगा। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको ऑब्लिक लाइन बता रहा हूं, समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे एक लाइन बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर मैंने अगर ग्लास स्लैब को रख दिया इसके ऊपर, तो वो लाइन कैसे दिखेगी, आई विल जस्ट टेल यू। ये ऐसा ग्लास स्लैब रख दिया मैंने, द लाइन वुड लुक समथिंग लाइक दिस। इस तरह से आपको लाइन दिखेगी, वही लाइन आपको इस तरह से दिख रही है। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब उन्होंने सेकंड कंडीशन और क्या दी है, वो तुम इसको इस तरह रखो ग्लास स्लैब को कि वो 90 डिग्री पे रहे। ओके ठीक है, ये लाइन ले लो, आपका वो ग्लास स्लैब रख दो। और किस तरह से एडजस्ट करना है इसको, आगे पीछे ऊपर नीचे, वो इस तरह से कि आपका इधर का एंगल कितना चाहिए, 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल चाहिए। इफ यू डू दैट, वहां पर देर वुड बी नो बेंडिंग, देर वुड बी नो बेंडिंग, कोई बेंडिंग नहीं होती है। मतलब लाइन सीधी जा रही है ऐसा लगता है, देर इज नो बेंडिंग। व्हाई, बिकॉज दैट इज ट्रैवलिंग एट व्हाट, लेट्स से कौन सा एंगल पे, 90 डिग्री पे। मतलब वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूरा जीरो है। 90 डिग्री ये तो नॉर्मल हो गई ना, लेकिन आप नॉर्मल के साथ ही तो एंगल गिनते हो ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो बन गया आपका। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन गया यहाँ पे, जीरो बन गया। सो ड्यूरिंग दैट टाइम आपका रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो एक काम कर लो, इसके आंसर लिख देते हैं हम लोग एक एक के। सबसे पहला कंडीशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर टू बी बेंट एट द एजेस। यस, बेंड दिखता है क्या आपको, पहली बार बेंडिंग दिखती है, राइट, यस लिखो। नेक्स्ट, प्लेस द ग्लास सच दैट इट इज नॉर्मल टू द लाइन। ग्लास स्लैब को कैसे रखना है कि वो लाइन को नॉर्मल रहे। नॉर्मल का मतलब क्या है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो तब आपको बेंडिंग दिखी क्या, नहीं, नो, नो लिखो। डज द पार्ट ऑफ द लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर बेंट, नो। लुक एट द लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्लास स्लैब, डज द पार्ट ऑफ द लाइन beneath द स्लैब अपीयर टू बी रेज्ड। ऐसा रेज दिखती है क्या, ये वाली लाइन, इधर वाली, ये जो बीच वाली लाइन है, वैसी ऊपर आए वाली लगती है क्या। यस, यस, वो कॉइन के जैसे है ना, पानी के अंदर जैसा कॉइन था वो अपीयर रेज दिखता है। तो हाँ, यस, दैट इज ट्रू। यस, रेज दिखता है वो बीच में का लाइन, एंड क्यों, रिफ्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। चलिए, तो अभी बहुत सारी चीजें हो गई हैं, सो लेट मी जस्ट आस्क यू। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर ये है क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, ये इसके ऊपर एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, लेट्स से रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। बहुत सी बार पूछा जाता है ये। तो ये स्लैब मतलब क्या रहता है, एक रेक्टेंगल के शेप में रहता है, और कौन से मटेरियल से बने वाला रहता है, ग्लास से बने वाला रहता है। अच्छा, तो ये एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट करते हैं ये वाला। तो आपको क्या करते हैं, देखो, सबसे पहला आपको पेपर लेना है, ठीक है, टेक अ बिग पीस ऑफ पेपर। उसके ऊपर क्या करना है, आपका जो ग्लास स्लैब है ना उसको रख दो। ग्लास स्लैब को रख दिया। ग्लास स्लैब को रखने के बाद उसके बॉर्डर से आप उसका शेप निकाल लो। बॉर्डर से क्या कर लो, उसका शेप निकाल लो। तो ये शेप मैंने कहां से निकाला, जो ग्लास स्लैब मैंने पेपर पे रखा था, पेंसिल से उसके साइड से उसका शेप निकालो, ट्रेस कर लो उसकी बॉर्डर्स। तो ये शेप आपका बन गया। अब इसको इसको नहीं, क्या आप क्या कर लो, वैसे ही रहने दो, जो ग्लास स्लैब है वैसे ही रहने दो। आपको क्या करना है, यहां पर एक लाइन खींचनी है, यहां पर एक लाइन खींचनी है। कितने एंगल पे, रैंडम, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहां पर आप नॉर्मल निकाल लो। नॉर्मल कैसे निकालते हैं, 90 डिग्री पे नॉर्मल निकाल लो। और ये कितने एंगल का निकालना है लाइन, ये वाला, वो आपके ऊपर है। आप 30 का निकालो, 35 का निकालो, आपके ऊपर है। 30 डिग्री निकाल लो सपोज। अब क्या करना है, आपको क्या करना है कि ये लाइन निकालने के बाद, ये तो आपने खुद से निकाली, अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर दो पिन लगाने हैं। क्या लगाने हैं? इसके ऊपर दो पिन पिन पिन, ऐसे दो पिन लगाने हैं आपको। वो पुश पिन रहते हैं ना, अपने स्कूल में सॉफ्ट बोर्ड होते हैं तो उसके ऊपर ऐसे पुश पिन लगाते हैं, राइट, ऐसा नोकीले वाले।
दीज काइंड्स ऑफ शेप में रहते, देखो ऐसे, इस प्रकार के शेप में रहते हैं, ऐसे छोटे से, राइट। तो उसको क्या करना है, ये दो पिन ऐसे लगा देना है, P1 P2, दो पिन लगा दो आपके, राइट। आपको क्या करना है, इधर से आपको उन दो पिन को देखना है। ये जो दो पिन है ना, इधर के साइड से, नीचे के साइड से आपको देखना है। इसको मैं नाम दे देता हूं, लेट मी जस्ट कॉल इट ABCD। मैं इसको ABCD बोल रहा हूँ आपका स्लैब को। तो स्लैब के कौन से साइड से आप देखना है, पिन लगाने के बाद CD से देखना है। किसको देखना है, आपके पिंस को CD के नीचे से देखना है, ठीक है, इधर के CD के साइड से। और देख के क्या करना है, आपको क्या करना है, और दो पिन हाथ में लेना है। आपने दो पिन ऊपर लगाई, दो पिन और हाथ में रखना है। उसको क्या करना है, CD से देखते हुए आपको इस तरह वो पिन लगानी है कि इट शुड मैच उसी एंगल में। मतलब इसका जो P2 का बेस होगा ना, दिस इज P2 का आपको बेस दिखेगा, उसकी नोकीली जो पॉइंट है, आपको जो उसका जो बेस है वो दिखेगा। आपको यहां पर इस तरह से लगाना है नेक्स्ट वाली पिन, कि वो उसको मैच करे। मतलब नीचे से देखते हुए आपको क्या करना है, ये जो P3 है, P3 का बेस एंड P2 का बेस मैच होना चाहिए। एंड उसी के लाइन में और एक आपको पिन लगानी है जिसको बोलते हैं P4। तो P4 को भी आपको लगाना पड़ेगा, P4 ऑल्सो हैज टू बी, लगाना पड़ेगा आपको, राइट। ओके, जब आपने P4 को लगा लिया यहां पर, ओके लेट मी जस्ट रब दिस। तो आपको क्या करना है कि जब आपने P4 को लगा ही लिया यहां पर, ठीक है, P4, अब दोनों पिन लगा दिया आपने। ये दोनों पिन कैसे लगाए तुमने, P1 और P2 को नीचे का बेस देख के उनके ही लाइन में लगा दिए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों लाइन में से एक लाइन खींचनी है आपको। इन दोनों लाइन में से यहां से एक लाइन ऐसी खींचनी है। इससे क्या होगा, ये आपने जब लाइन खींची ना, बस हो गया, आपका काम हो गया, दिस एक्सपेरिमेंट इज डन। आपको क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को मैच करना है, जस्ट ज्वाइन करना है बीच वाली। सो ये वाली लाइन आपको सिर्फ ज्वाइन करनी है, दैट्स इट। बीच वाली लाइन आपको वो ग्लास स्लैब निकालना है और वो लाइन को ज्वाइन कर देना। मतलब टेक्निकली आपने कौन सी पहली लाइन निकाली, ये आपने पहली निकाली, फिर ये दूसरी निकाली, फिर कुछ नहीं, फिर पहली और दूसरी को बीच में से खाली स्केल से ज्वाइन कर लिया, हो गया। ये आपका रिफ्रैक्शन है, ये आपका रिफ्रैक्शन। लेट मी एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंट अगेन। सबसे पहला क्या करने का, ग्लास स्लैब को लो, उसको नाम दो, फिर लाइन खींचो, कौन सा एंगल पे, वो आपके ऊपर है। नॉर्मल निकालो, कितने का, 90 डिग्री का, 30 डिग्री का आपने निकाल लिया मान लो। फिर बाद में क्या करना है, दो पिन लगाने आपको, नाम, एक को P1 बोलेंगे, एक को P2 बोलेंगे। उसके बाद उसी के लाइन में P3 P4 को भी लगाएंगे, P3 P4, राइट, P3 P4। उसके बाद वो पिन निकाल के उसमें से एक लाइन हम लोग ऐसा ज्वाइन करेंगे। वो कहां पर भी ज्वाइन हो मैटर नहीं करता है, आपको खाली उसमें से लाइन खींचनी है बस। उसके बाद फिर ज्वाइन कर देंगे बीच में का, हो गया आपका रिफ्रैक्शन। ये प्रिज्म को नहीं, अपना जो अपना ग्लास लैब उसको बाहर निकालेंगे ABCD को, और बीच में, चलो। तो यहाँ के हम लोग ये डायग्राम के अंदर का जो बुक की डायग्राम है, कैन वी रियली मैच द, ये क्या बोलते हैं, वो पिंस हम लोग पता कर सकते हैं कौन सी थी। देखो ये ABCD तो ग्लास लैब है, ये ABCD तो क्या है, ग्लास लैब है, उसका तो कोई इश्यू नहीं है। हमारे पिन कौन से है इसमें, ये पिन है, दिस इज द पिन, ये P1 है, ये P2 है, हमने P1 P2 लिया है ना, और P3 एक लिया है, P4 लिया है। ये रहे हमारे वो पिंस, सी, ओके, ये रहे पिंस। तो ये हमारे डायग्राम में पिंस है कि जो हमने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किए थे, वही पिंस। ओके, अब ये डायग्राम को जो हमने बनाया है उसमें क्या एंगल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला, ओके, ये आपका कुछ एंगल, वो उसमें से बीच में एक लाइन खींच देता हूं मैं, और यहां से एक नॉर्मल, ठीक है। चलिए, अभी मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट कॉल इट, सपोज मैं इसको M बोल देता हूँ, N बोल देता हूँ, O बोल देता हूँ और P बोल देता हूँ। नाउ कैन वी सी द डिटेल्स। MN मतलब कौन सी लाइन हो गई, MN मतलब मैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इट इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है। NO क्या है फिर, NO इज द रिफ्रैक्टेड रे।
कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे. Okay, NO is refracted ray. And what is OP? OP is according to our diagram, this is emergent ray. क्या बोलते हैं उसको? इमर्ज होती है ना, देखो, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ये बीच की है रिफ्रैक्टेड रे, और लास्ट वाली क्या बोलते हैं उसको? बाहर निकल रही है, वो इमर्ज हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे. कौन सी रे बोलते हैं? इमर्जेंट रे. ओके, सो इमर्जेंट. सो इन दिस केस अगर हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं बुक में, तो ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे. ओके, ये कौन सी है? ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे. फिर ये डॉटेड लाइन क्या है? व्हाट इज दिस डॉटेड लाइन? वो डॉटेड लाइन वो लाइन है, वो एक्चुअली इंसिडेंट रे है. वो डॉटेड लाइन बोले तो कौन है? इंसिडेंट रे है. अगर वहां पे ग्लास स्लैब न होता तो दैट इज द पाथ दैट दैट वुड हैव बीन टेकन. वो जो डॉटेड लाइन है वो कौन है? एक्चुअली इंसिडेंट रे ही है. लेकिन कब? अगर ग्लास स्लैब वहां पे नहीं होता तो वो उस पाथ से जाता, वो हम लोग हाईलाइट कर दिए. और ये वाली कौन सी रे है? लास्ट वाली इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे. तो एंगल देखते हैं अभी फिर. एंगल, नाउ दिस एंगल इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा किसके बीच का? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का. इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का. ये वाला एंगल कौन सा है? दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अच्छा, तो रिफ्रैक्शन मतलब कौन सा हो गया? रिफ्रैक्शन मतलब दिस इज बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का. फिर ये देखो, एक सिंपल लॉजिक देख लो. यहां का एंगल आई है, यहां का एंगल आर है उस टाइम पे. नाउ देर इज अनदर एंगल आई. यहां पर फिर से इंसिडेंट रे हो रही है ना ये, मतलब इन द डायग्राम अगर हम लोग एक्चुअल एक्चुअल रे देख रहे हैं, तो ये पहली बार रिफ्रैक्शन यहां हुआ. कहां पर? यहां पर. और सेकंड रिफ्रैक्शन कहां हुआ? यहां पर हुआ. दैट्स वाई उन्होंने कैसा किया डायग्राम में, यहां पर एंगल I1 बोला है, ये R1 बोला है, ये I2 बोला है, लेकिन और ये R2 बोला है. ऐसा है वो I1 R1, I2 R2. ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर एक रिफ्रैक्शन हुआ है, यहां पर एक रिफ्रैक्शन हुआ. फिर हमको ये दो दो बताना जरूरी है क्या? ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट. आप खाली ये वैसा ही रखो, एंगल I1 ये वैसा ही रखो, या R1 भी वैसा ही रखो, कुछ चेंज मत करो. खाली लास्ट वाला आपको चेंज करना है. R2 की जगह पे हम लोग कौन सा एंगल डालेंगे? हम लोग यहाँ पर इसको और एक लिखेंगे, एंगल E. एंगल E लिखेंगे. ओके, तो उसका क्या मतलब है? देखो, एंगल R2 की जगह पे हमने क्या नाम लिखा? एंगल E. एंड व्हाट इज एंगल E? एंगल ऑफ इमर्जेंस. क्या बोलते हैं उसको? एंगल ऑफ इमर्जेंस. ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं. तो कैन यू प्लीज डू वन थिंग, वहां पर ये लिख दोगे समवेयर किधर तो भी शॉर्ट में ये चीज, एंगल E इज इक्वल टू एंगल R2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, किधर तो भी प्लीज लिख दो शॉर्ट में. और ये किसके बीच का एंगल होता है? एंगल ऑफ इमरजेंस, इमरजेंट रे एंड नॉर्मल. किसके बीच का होता है? इमरजेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का होता है. चलिए इतना लिख दीजिए, फिर हम लोग एक थोड़ा सा नया वाला चीज देखेंगे इसी के अंदर डिटेल में थोड़ा सा. तो यहां का प्लीज लॉजिक देखो, यहां का लॉजिक देखो. जो तुम्हारी इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे, अगर हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं, ग्लास स्लैब निकाल के अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ऐसा आपने लगा दिए, ठीक है, या ऐसे निकाल दिया आपने, और जब आप इंसिडेंट रे का पाथ इसके साथ मैच करते हो, किसके साथ मैच करते हो? आपके इमर्जेंट रे के साथ. जो आपका इमर्जेंट रे है ना, अगर उसके साथ अगर आप मैच करते हो, तो आपको पता चलेगा कि इमर्जेंट रे एंड जो आपका ये है इंसिडेंट रे, मतलब अगर वो बिना ग्लास स्लैब की जो पाथ है, तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर. आपको क्या दिखेगा? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. और ये कौन है? दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज विच रे? दिस इज इमर्जेंट रे. मेन क्वेश्चन, वो पैरेलल कैसे दिखते हैं? मतलब लाइक व्हाट इज हैपनिंग देयर? पैरेलल कैसे हो सकते हैं वो? द रीजन इज आपका यहाँ पे जितना रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पर जितनी बेंडिंग हुई आपकी, जितनी भी, वट एवर द क्वांटिटी, हम लोग बात नहीं कर रहे कितने एंगल से, हम लोग सिर्फ इतना बोल रहे कि बेंडिंग हुई वहां पे.
जितनी भी बेंडिंग यहां पर हो रही है, लेट अस कॉल इट बेंडिंग एक्स, बेंडिंग एक्स बोलते हैं इसको, और यहां पर जो बेंडिंग हो रही है आपकी, उसको बेंडिंग वाई बोलते हैं हम लोग, बेंडिंग वाई। तो ये जो बेंडिंग हो रही है एक्स और वाई पे, दैट इज एक्चुअली इक्वल। दैट इज द रीजन आपके ये जो रेज है ना नीचे, वो पैरेलल आ रही है। वाई द रेज आर कमिंग पैरेलल? बिकॉज आपका बेंडिंग जितना ऊपर हुआ था उतना नीचे भी हो रहा है। दैट इज द रीजन कि आपके ये रेज पैरेलल आ रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। सो आपको एग्जाम में जो फोर स्टेटमेंट लिखना है ना, वो कि मतलब टू एक्सप्लेन ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दीज टू रेज आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, द रीजन इज बिकॉज जितना बेंडिंग ऊपर हुआ फर्स्ट केस में, उतना सेकंड केस में बेंडिंग हुआ, दैट्स व्हाई द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स द रीजन। अब ये हो गया पहला। सेकंड लास्ट वाला पॉइंट, जो फिफ्थ पॉइंट आपको लिखना है वो ये है, ये एंगल आई है, राइट, ये वाला, और ये एंगल ई है, एंगल ई। जब आप इसको गिनोगे तो आपको पता चलेगा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। ये एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चलता है कि भाई वो दोनों एंगल इक्वल है, मैं आपको पहले से बता रहा हूं। अब ये भी क्यों होता है, इसका रीजन भी सेम लिखोगे तुम, क्या, जो यहां पर बेंडिंग हुई वो यहां पर भी बेंडिंग हुई, वही रीजन बताओगे कि वाई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। रीजन इज सेम, दैट एंगल्स आर तुम्हारे बेंडिंग सेम थी इसकी वजह से, बस दैट्स इट, हो गया, इतना ही लिखना है आपको। मतलब ये जो पूरा लिखा हुआ है ना बुक में, क्या क्या मतलब परपेंडिकुलर, ये वो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज एक्सप्लेन कि इस डायग्राम में हो क्या रहा है, मतलब इंसिडेंट रे पहले आ रही है, फिर उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, सब कुछ। तो लेट मी गिव यू एक ओवरव्यू कि आपको लिखना क्या है एग्जाम में, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा उसका सबका आंसर क्या लिखना है, कॉमन आंसर। पहला, यू हैव टू मेंशन कि यहां पर इंसिडेंट रे कौन है, रिफ्रैक्टेड रे कौन है, और इमर्जेंट रे कौन है, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। सेकंड थिंग, आपका जो पहला रिफ्रैक्शन था उसमें क्या हो रहा है आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर बेंडिंग हो रही है, राइट, लेकिन क्या ये बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है ना वो, जैसे कि ओरिजिनल पाथ कौन सा है, ये है, और कहां पे घुस रहा है वो, नॉर्मल की तरफ घुस रहा है, तो इसको बोलते हैं बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो आपका पहला रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, तो आपको लिखना पड़ेगा ये पॉइंट में कि टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग हो रही है आपकी। फिर सेकंड थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे, थर्ड पॉइंट में विल बी टॉकिंग अबाउट सेकंड रिफ्रैक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन के बारे में बात करोगे। उसमें क्या हो रहा है, उसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग हो रही है, आप देख सकते हैं यहां पर ऐसा बेंड हो रहा है, वो आपकी नॉर्मल ये है और उससे दूर भाग रहा है, आपका जो रे है वो दूर भाग रहा है, तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, बेंडिंग अवे। ये टुवर्ड्स नॉर्मल है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। उसके बाद चौथे स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, चौथे स्टेटमेंट में आप लिखोगे कि वो जो इमर्जेंट रे है वो क्या है, पैरेलल टू इंसिडेंट रे, राइट। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मतलब जो ये पैरेलल है वो मानता हूं, लेकिन ये थोड़ा सा साइड में गई ना, तो उसको क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसको, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आपकी जो रे है इमर्जेंट रे, वो कैसी है, एक तो पैरेलल है इंसिडेंट रे को, और ऊपर से क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट वहां पे हुआ है। सो टॉक अबाउट इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे के बारे में बात करो, ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट, टॉक अबाउट एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, तो उसके बारे में बात करो कि एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एक बार मुझे खाली देखो, मैंने दो तीन बार ये बताया है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, मतलब रिलेटेड टू ग्लास लैब। ये पांच पॉइंट आपको समझ में आए क्या, आप एग्जाम में लिख पाओगे क्या, डू यू हैव दैट करेज कि आप पांच पॉइंट्स ये आराम से लिख पाओगे, एक के बाद एक के बाद एक, खुद के लैंग्वेज में लिखा तो भी चलेगा, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। सो इफ यू कैन जस्ट गिव मी, सबसे अगर आप हैंड को रेज करोगे सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई आप ये पांच पॉइंट लिख पाओगे एग्जाम में रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्लास लैब, और बाकी के क्या है, मे बी, हाउ, ओके ठीक है। लेट मी जस्ट आस्क यू समथिंग, ओके। सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो
हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन्थ का प्लस के रेट्स, क्लास नाइन्थ के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास टेंथ के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे है ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज टेंथ, 11th, 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। AS Live 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे।
तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शंस है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है। दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट। मतलब लाइक आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है, इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है। जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के।
एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपल्सरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन लेट्स से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, इसके लिए जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस, एक पर्टन लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं, दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट? ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक? आइकॉनिक के फीचर्स क्या है? देखो आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या, पर्सनल मेंटर, आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है? देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट? मतलब उसके लिए कोई ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर एक चाहिए, राइट? इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट? दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो लाइव डाउट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी मे बी सपोज लेट से उस दिन में, या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम। आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, विद लाइक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है? देखो पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू आपके जो पेरेंट्स हैं
आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व, लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक, लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, बिना प्लानर्स के पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट। तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सपोज से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज, अगर आपका ये हो रहा है मतलब लाइक दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर, राइट, की स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट। प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। ओके, हेलो, हाय। सो हम लोग क्या करेंगे कि एक एग्जाम के बारे में बता दूं कि जो अनएकेडमी की तरफ से लिया जाता है, क्वाइट इंपॉर्टेंट एग्जाम। लेट्स से इट्स, यू कैन कंसिडर दिस एज वन ऑफ द स्कॉलरशिप एग्जाम्स कि जो हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो इट इज इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट है ये। एंड स्कॉलरशिप के बारे में आपको सपोज लेटर से पढ़ाई के साथ साथ सपोज लेटर से यू कैन हैव योर स्कॉलरशिप एज वेल। ऑल यू टू डू इज इस एग्जाम में बैठना है। सो दिस एग्जाम इज कॉल्ड, एग्जाम का नाम क्या है, इट इज अनएकेडमी कॉम्बैट एग्जाम। तो अनएकेडमी कॉम्बैट एग्जाम इज अ स्कॉलरशिप एग्जाम, स्कॉलरशिप टेस्ट, एंड यू हैव अ चांस टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore। तो 1 करोड़ तक हम लोग सपोज से स्कॉलरशिप सपोज से उतने अमाउंट के हम लोग देते हैं। एंड दिस इज कंडक्टेड एवरी संडे। दिस एग्जाम, अनएकेडमी कॉम्बैट एग्जाम, इज कंडक्टेड एवरी संडे। हर एक संडे को ये एग्जाम कंडक्ट होती है। और इसके लिए आप कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस लाइफ टाइम, राइट। ओके, तो इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो दिस इज अनएकेडमी कॉम्बैट एग्जाम। यू कैन कम्पीट, यू कैन क्रैक, यू कैन कॉन्कर। तीन चीजों में हम लोग बहुत बिलीव करते हैं, कम्पीट, क्रैक, कॉन्कर। कंप्लीट, कम्पीट, क्रैक एंड कॉन्कर। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्बैट के लिए, बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक अ कॉम्पिटिशन, अ ट्रू कॉम्पिटिशन। तो इंडिया बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। मतलब इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है ये। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन के पैसे देने की जरूरत नहीं है। मतलब वेन एवर यू आर रजिस्टरिंग फॉर दिस एग्जाम, दिस इज फ्री रजिस्ट्रेशन है। कौन से क्लास के लिए है ये? सो दिस इज फॉर क्लास सीबीएसई क्लास 9th एंड सीबीएसई क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम है। इसके लिए आपको फ्री रजिस्ट्रेशन है, मतलब आपको ये एग्जाम देने के पहले ऑब्वियसली यू हैव टू रजिस्टर फॉर दिस एग्जाम फर्स्ट, ताकि मतलब जब आपका रिजल्ट आए, अगर इफ इट इज वेरी मच प्रॉपर, तो यू विल बी एबल टू रिसीव लेट्स से रिवॉर्ड्स। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है, इट इज टोटली फ्री। रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री है, आपको कोई फीस भरने की जरूरत नहीं है एग्जाम को बैठने के लिए। सो दिस एग्जाम इज टोटली फ्री, आप आराम से इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। सो अगर आप टॉप 3 में आते हैं, अगर इस एग्जाम में अगर आप टॉप 3 में आते हैं, तो आपको कितने साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा प्लस का? तो यू विल गेट फ्री 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन। यस, आपने ठीक सुना, अगर आप टॉप 3 में हैं तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। मतलब टॉप 3 स्टूडेंट्स को 1 साल का सब्सक्रिप्शन हम लोग दे देते हैं। एंड दिस इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ लैंग्वेज। दोनों लैंग्वेजेस में ये एग्जाम अवेलेबल है। इट इज अवेलेबल इन इंग्लिश ऑल्सो, हिंदी ऑल्सो। तो आप फर्क नहीं पड़ता आप कौन से मीडियम से हैं, आप इंग्लिश मीडियम के रहो कि हिंदी मीडियम के रहो, आप डेफिनेटली इस एग्जाम को दे सकते हैं। और आपको 1 साल तक का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलने का मौका है टॉप 3 विनर्स में अगर आते हैं तो। एंड दैट टू एग्जाम भी फ्री है। एंड वी हैव लेट्स से विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस। तो 1 करोड़ प्लस का सपोज लेट्स से एक स्कॉलरशिप पूल है, एंड ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। लेकिन मैंने तुमको तो बताया ना, टॉप 3 में अगर है तो आप डेफिनेटली आपको मिल जाएगा 1 साल का सब्सक्रिप्शन। अभी नेक्स्ट एग्जाम कब है? तो नेक्स्ट एग्जाम, कॉम्बैट एग्जाम, इज ऑन 23rd May। 23rd में ऑब्वियसली ये हम लोग संडे को एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट वेरी हार्ड फॉर यू टू अटेंड दिस एग्जाम, राइट। ये संडे को ही होगी, 23rd।
क्लास 10 की जो एग्जाम है वो सुबह 11 बजे होगी। क्लास 10 की एग्जाम कब होगी? सुबह 11 बजे। और अगर आप क्लास 9th में हैं तो सुबह 12 बजे एग्जाम होगी। तो काइंडली प्लीज इस टाइम पे आप जरूर ये कर लें, मतलब लाइक अटेंड करें इस एग्जाम को। नाउ डू एनरोल फॉर दिस एग्जाम, एनरोल करें। एंड अगर वो एनरोलमेंट के लिए आपको कोड पूछ रहा है, तो जब आप एनरोल करें तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंकी LIVE10। तो आप इससे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सो दिस इज योर कोड रजिस्ट्रेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। दिस कोड कैन बी यूज फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए इस कोड का इस्तेमाल करें, एनरोलमेंट करें। एनरोलमेंट पूरा फ्री है, आप वो करवा लें और इस एग्जाम को दे दें। ठीक है, तो ये 23 मई को है। क्लास 10 की एग्जाम सुबह 11 बजे और क्लास 9 की एग्जाम सुबह 12 बजे। सो ये वाली एग्जाम सब से डेफिनेटली प्लीज गिव, क्योंकि आपको 1 साल तक का प्लस सब्सक्रिप्शन देने का मौका है। एक तो इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, एंड मोर ओवर 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा और आप टॉप 3 में आते हैं तो। Plus, so this is India's biggest free scholarship test for CBSE class 9th and 10th students. So do enroll for this exam and stand a chance to win a scholarship. Let's say that to 1 साल का plus subscription अगर आप top 3 में आते हैं. So please do enroll for this course. Right? पूरे ये एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें और ये एग्जाम को जरूर दें ताकि आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिले। ओके, सो क्लास 9th के लिए एक नई बैच शुरू हो रही है जिसका नाम है टैगोर बैच। ठीक है, टैगोर बैच में वी आर गोइंग टू कंप्लीट इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये बैच कब शुरू होगी? दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 24th मई एंड इट इज गोइंग टू एंड बाय 31st अक्टूबर। तो 31st अक्टूबर को ये खत्म हो जाएगी ये वाली बैच। ठीक है, सो इसके अंदर लेट अस सी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स कौन कौन पढ़ा रहा है। सो इट्स समथिंग लाइक दिस कि इंग्लिश इज गोइंग टू बी टॉट बाय Vriddhi Doshi, and that will be from Monday, Wednesday, Friday, 6:15 to 7:15. Then Bhavna Sharma would be teaching Sanskrit, that is Tuesday, Thursday, and Saturday, 9:30 से 10:30 तक रात को. Then Kritika that Singla will be teaching computer science. That will be on Monday, Wednesday, Friday, and that is from 7:30 to 8:30. And Bhavna Sharma would be teaching Hindi, and that is Tuesday, Thursday, Saturday, 3:30 to 4:30. तो वृद्धि मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगे, भावना मैडम संस्कृत पढ़ाएंगे, कृतिका मैडम कंप्यूटर पढ़ाएंगे, भावना मैडम फिर से हिंदी पढ़ाएंगे। सो ये रहे, डू एनरोल लेट्स से फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन सो दैट आप ये बैचेस का फायदा उठा सके और आपका सिलेबस प्रॉपर्ली ये एजुकेटर्स कंप्लीट करवा सके। सो दिस इज अ क्लास 9th बैच। सो एवरी मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च करते हैं। तो देखो बहुत सारी बैचेस हैं आपके एंटायर प्रिपरेशन के लिए। ऑल यू नीड टू डू इज अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन और आपका बाकी का सब कुछ पढ़ाई के बारे में वी विल टेक केयर ऑफ इट। तो सब्सक्राइब फॉर द क्लास 9th एंड क्लास 10th 11 12 सब्सक्रिप्शन एंड प्लीज डू अप्लाई, राइट? Okay. And there is another batch that is for CBSE class 10th. CBSE class 10th के लिए let us see कि कैसी कैसी batches हैं. So that's a Tagore batch again. So that is English, Hindi, Sanskrit and Computer Science. तो इसके अंदर starting date क्या है? Starting date is 24th May and ending date is 31st October. तो इसमें कौन पढ़ाएगा? तो इंग्लिश विल बी टॉट बाय वंदना बजाज, संस्कृत विल बी टॉट बाय लेट्स से आराधना श्रीवास्तवा एंड कंप्यूटर साइंस विल बी टॉट बाय कृतिका सिंगला। अभी यहाँ पर एक बार ठीक से देख लो, इंग्लिश मैडम बाय वंदना, इंग्लिश बाय वंदना मैडम, देन संस्कृत बाय आराधना मैडम एंड कंप्यूटर साइंस बाय कृतिका मैडम। अभी इसमें जो टाइमिंग्स हैं इंग्लिश के वो हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 6:15 to 7:15, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे फॉर संस्कृत दैट इज फ्रॉम 4 to 5, Monday, Wednesday, Friday from 5 to 6 that is for computer science. So again I'm telling you कि ये batches का जरूर फायदा उठाओ, ये आप ही के लिए बनाई गई हैं। So please use these batches very properly ताकि आपका जो entire preparation है, आप क्लास 9th में रहो कि क्लास 10th में रहो, ये educators they will take care of it कि आपका syllabus properly cover हो रहा है। तो please do apply for these batches और आपको ये batches पूरे आपको accessible हो जाती है when you apply for the plus subscription। तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, नहीं तो आइकॉनिक ले लो, बड़ा प्लान ले लो 10% डिस्काउंट के साथ और मस्त बैठ के घर पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको खाली इंटरनेट चाहिए और आपका डिवाइस चाहिए, इंटरनेट या फिर एनी डिवाइस। आप पीसी से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, टैबलेट से, मोबाइल से, आप कोई भी डिवाइस से कर सकते हैं। ऑल यू रिक्वायर इज अ डिवाइस एंड लेट्स से वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन, बस आपका फिर पढ़ाई एकदम मस्त हो जाएगा ऑन द प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। सो थैंक यू। ओके, तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि whenever let's say you are going for any kind of subscription on an academy, आप let's say वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सब let's say you are going through the platform, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं
उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस, 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है, दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो, एंड दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दिस कोड, दैट इज AS Live 10। आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो, ठीक है, AS Live 10। इसको ध्यान में रखना, जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड, ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड। रेफरल कोड है क्या वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है, ठीक है, AS Live 10। और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। मतलब लाइक 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली, मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स हैं, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर। आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अनदर इज कि देखो, यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर। आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल की आपकी मोबाइल्स हैं, तो यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी एप्लीकेशन लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो, तो यू कैन डू वन थिंग। आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे, द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया, राइट। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे, लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के। तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग, आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स, आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। ओके, तो इतना इतना चीज कर लो, ठीक है। पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं, आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में।